हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पार्ट 7 ऑफ योर एसएसटी पीवाईक्यू सीरीज़। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 15 एंड 16 से पूछे गए क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो 2022 में चैप्टर 15 जो है पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी, यहाँ से ये क्वेश्चन आया है 6 मार्क्स का। और ये क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है, मतलब 2019 में आया था एंड उसके बाद 22 में आया और उसके बाद 23 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है, ब्रीफली एक्सप्लेन द वोटिंग प्रोसेस बाय राइटिंग 6 पॉइंट्स। अब क्योंकि क्वेश्चन 6 मार्क्स का है तो ऑब्वियसली आपको 6 पॉइंट्स ही लिखने के लिए देगा। तो यहाँ पे वोटिंग प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना है 6 पॉइंट्स से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इस बार के भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप इस क्वेश्चन को ज़रूर प्रिपेयर करना। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में 6 पॉइंट्स जो लिखने थे, तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा वोटर्स लिस्ट। यानी कि इलेक्शन से पहले अथॉरिटीज़ क्या करती हैं, एक लिस्ट निकालती हैं एलिजिबल वोटर्स की, जो कि रजिस्टर्ड होते हैं कि ये सारे पर्सन जो हैं, ये सारे इंडिविजुअल जो हैं वो वोट कर सकते हैं। और ये लिस्ट जो है वो रेगुलरली अपडेट होते रहता है ताकि न्यू वोटर्स को ऐड किया जा सके और वो सारे वोटर्स जो कि अब एलिजिबल नहीं हैं उनको वहाँ से रिमूव किया जा सके। देन सेकेंड स्टेप होता है यहाँ पे वोटिंग प्रोसेस। वोटिंग जो है मतलब कि इलेक्शन का जो दिन होता है, उस दिन जो रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं वो सब कोई को अपने डेजिग्नेटेड पोलिंग बूथ में या फिर पोलिंग स्टेशंस में जा कर के अपने वोट देने हुए होते हैं। और वहाँ पे चाहे वो बैलेट सिस्टम हो या फिर ईवीएम वाला सिस्टम हो, उसके थ्रू वो वहाँ पे वोट देते हैं। देन थर्ड पॉइंट है नोटा। नोटा जिसको बोलते हैं नन ऑफ द अबव। यानी कि कुछ कुछ इलेक्शंस में ऐसा होता है कि वहाँ पे जो वोटर्स हैं वो डिससेटिस्फाइड होते हैं कैंडिडेट्स से। जो भी कैंडिडेट्स वहाँ पे खड़े हुए हैं इलेक्शन में, अगर उनसे डिससेटिस्फाइड हैं तो उनके पास में ऑप्शन होता है कि वो नोटा वाला जो बटन है उसको प्रेस करके वहाँ पे आ जाए। यानी कि जो भी कैंडिडेट है वो उनको पसंद नहीं आया, नन ऑफ दी अबव पे वो वोट दे करके आए। देन फोर्थ पॉइंट यहाँ पे होगा सीक्रेट इलेक्शन। वोटिंग प्रोसेस में जो है ना वो कॉन्फिडेंशियल होता है। यानी कि जो वोटर्स हैं उनका जो भी चॉइस है वो सब प्राइवेट रहे और किसी को पता ना चले कि कौन किसको वोट दिया है। तो ये वहाँ पे फोर्थ पॉइंट हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है काउंटिंग ऑफ वोट्स। तो वोटिंग एंड होने के बाद में जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं वो सब वोट्स को काउंट करना स्टार्ट करते हैं। मशीन्स की मदद से भी कर सकते हैं या फिर मैनुअली भी किया जा सकता है, जो ज़्यादा एक्यूरेट रहे। देन उसके बाद है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। अब रिज़ल्ट डिक्लेयर करने के लिए काउंटिंग जैसे ही कंप्लीट हुआ तो रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, तो ऑफिशियली इसको अनाउंस करते हैं, जिसके बाद इलेक्शन के विनर्स जो हैं वो पब्लिकली रिवील किए जाते हैं। तो ये 6 यहाँ पे पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट इसी में एक क्वेश्चन आया था और करके पूछा था, क्योंकि आपको मैं पहले भी बताई हूँ, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है ना, सिर्फ उसको छोड़ करके बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं 4, 5 और 6 मार्क्स के, उन सब में आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो 6 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन था उसका और में ये पूछा है, व्हाई डोंट वोटर्स गो टू वोट। वोटर्स जो हैं वो वोट देने क्यों नहीं जाते हैं। अब इसका भी एनी 6 पॉइंट ही आपको लिखना है, 6 मार्क्स का था। अब ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है 2020, 22 एंड देन 23 में भी। सो फॉलोइंग आर द रीजंस व्हाई वोटर्स डोंट गो टू वोट। ये सारे रीजंस हैं कि क्यों वोटर्स जो हैं वो वोट देने नहीं जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इलिटरेसी। बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं ना जिनका एजुकेशन नहीं होता है जिनके पास, जिसकी वजह से उनको वोटिंग प्रोसेस जो है वो समझ में ही नहीं आता है कि वोटिंग कैसे किया जाए। तो इस वजह से वो लोग ज़्यादा उसके तरफ में ध्यान नहीं देते हैं उनको, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट टास्क लग रहा है। दूसरा चीज़ इलिटरेसी की वजह से लोगों के माइंड में इम्पोर्टेंस भी तो नहीं रहेगा ना वोटिंग का, तो इस वजह से भी लोग जो हैं वो वोटिंग करने नहीं जाते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हो जाएगा लैक ऑफ अवेयरनेस। बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जिनके पास में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ही नहीं होता है अबाउट इलेक्शन डेट्स, प्रोसीजर्स और सिग्निफिकेंस ऑफ वोट। तो इस वजह से वो लोग जाते ही नहीं हैं वोट देने के लिए। देन लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि पॉलिटिक्स से डिस्कनेक्टेड रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनका वोट जो है वो कोई मैटर नहीं करता है एंड इस वजह से वो लोग वोट देने नहीं जाते हैं। बिकॉज़ अगर हर कोई मतलब इस तरीके से सोचेंगे कि एक वोट से, मेरे एक वोट से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, ये वाला चीज़ है। लेकिन वो बहुत सारे एक-एक वोट मिल कर के बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट तो है लेकिन लोग उसकी इम्पोर्टेंस को समझते नहीं हैं। फोर्थ पॉइंट है नो सूटेबल कैंडिडेट। कभी-कभी ऐसा होता है कि जो वोटर्स हैं वो जहाँ पे मतलब इलेक्शन अगर हो भी रहा है, तो जितने सारे कैंडिडेट्स वहाँ पे खड़े हुए हैं इलेक्शन के लिए, उनमें से उन लोगों को कोई पसंद ही नहीं है। अब उस केस में तो उनको लगेगा कि कोई ऐसा पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है ही नहीं जिसको हम वोट दें। इस केस में वो वोट देने जाते ही नहीं हैं। देन फिफ्थ पॉइंट है नो क्लोज रिलेटिव्स।
नो क्लोज रिलेटिव्स में हो जाएगा कि विदाउट फैमिली और फ्रेंड्स जो कि उनको एनकरेज करें। तो अगर उनके फैमिली और फ्रेंड्स अगर एनकरेज ही नहीं कर रहे हैं तब भी काफ़ी बार इंडिविजुअल्स का मोटिवेशन जो है वो कम हो जाता है एंड वो इलेक्शन प्रोसीजर में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। देन अदर रीजंस, तो इन 5 रीजंस के अलावा बाकी रीजंस भी हो सकते हैं। तो एडिशनल फैक्टर्स में जैसे पर्सनल सर्कमस्टांसेस हो गए, किसी का हेल्थ इशू है या फिर कोई अगर किसी और वर्क की वजह से पहुंच नहीं पाया, तो इस तरीके कुछ 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 रीजंस भी होते हैं जिसकी वजह से ओवरऑल वोटिंग पे थोड़ा ज़्यादा ही इम्पैक्ट पड़ जाता है, क्योंकि छोटे छोटे कॉसेस मिल करके ही तो लार्ज हो जाते हैं ना। तो 2022 में यही 2 क्वेश्चन आया। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि 2 क्वेश्चन आया था, एक ही क्वेश्चन आया था और करके पूछा गया था, तो 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस लेसन से। ना 2023 में सेम क्वेश्चंस रिपीट हो गए, वही 6 पॉइंट अबाउट वोटिंग प्रोसेस एंड वही 6 पॉइंट की क्यों वोटर जो हैं वो वोट देने नहीं जाते हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन था 2020 और 22 का सेम। और 2024 में इस लेसन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, मतलब कि क्वेश्चन आंसर्स नहीं आए थे। पॉसिबिलिटी है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया हो। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ चैप्टर 15। अब ये 2 क्वेश्चंस ही इम्पॉर्टेंट हैं इस लेसन से, तो आप ये दोनों क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ना। इसके अलावा एक और टॉपिक है, उसको कवर करना। मुझे ऐसा लगता है पॉसिबिलिटी है कि इस ईयर उस टॉपिक से आ जाए, वो है कॉजेस ऑफ लेस परसेंटेज ऑफ विमेन वोटर्स। तो ये आपको मिल जाएगा ईजिली, आपकी बुक में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप बताना, मैं आंसर इसका टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा दूंगी, वहाँ से आप उसको नोट कर सकते हो। तो कॉसेस ऑफ लेस परसेंटेज ऑफ विमेन वोटर्स ये हो गया। यहाँ पे आपका चैप्टर 15 कंप्लीट हो जाता है। नाउ चैप्टर 16 में आते हैं, जो है डेमोक्रेसी एंड सोशल मूवमेंट्स। यहाँ से आपको दिख रहा है 2022 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन, नीचे एक और होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 क्वेश्चन आया है, वही सेम चीज़ है। सेट ए, सेट बी और सेट सी में अलग अलग क्वेश्चंस आए हैं 3-3 मार्क्स के। तो फर्स्ट यहाँ पे 2022 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट फैसिलिटीज़ कैन द पब्लिक गेट फ्रॉम द पंचायत बाय यूजिंग द राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो लोगों के पास है उसका यूज़ करके पंचायत से कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो पीपल पा सकते हैं, लोग ले सकते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा, बाय यूजिंग राइट टू इन्फॉर्मेशन द पब्लिक कैन सी बिल्स, बिल्स देख सकते हैं, वाउचर्स देख सकते हैं, मस्टर रोल्स देख सकते हैं और अदर डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं रिलेटेड टू डेवलपमेंट वर्क। जिस भी काम का पंचायत को जो क्रेडिट मतलब दिया गया है, कोई अगर काम डेवलपमेंटल कोई भी वर्क दिया गया है तो उससे रिलेटेड सारे ही बिल्स, वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स सब कुछ को और लोग जो हैं वो देख सकते हैं कि हाँ वर्क कहाँ तक पहुँचा और कैसा उसमें क्या आप स्पेंड कर रहे हो, ये सारा कुछ। और साथ ही में इन डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटोकॉपीज़ भी आप रिसीव कर सकते हो। तो ये देखो आंसर भले ही छोटा लग रहा है 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग, लेकिन ये टू द पॉइंट आंसर है, तो बिल्कुल सफिशिएंट होगा 3 मार्क्स के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हाउ कैन यू यूज़ द राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल ये समझो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का यूज़ कैसे कर सकते हैं, बाय सबमिटिंग अ फॉर्मल एप्लीकेशन टू द डेजिग्नेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। जो भी कोई ऑफिसर है जिसको कि ये वर्क दिया गया है कि लोगों के प्रॉब्लम्स को आपको डील करना है, उनकी क्यूरीज़ को आपको डील करना है, तो आपको सबसे पहले एक फॉर्मल एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा उस इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को। उसके बाद अगर वहाँ पे कोई फ़िक्स्ड फ़ी है उस चीज़ का, तो आपको वो फ़ी हो सकता है पे करना पड़े, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे, और मतलब उसी सेम डिपार्टमेंट में। उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है वो क्या करेगा, जो भी आप रिक्वेस्ट किए थे, जो भी इन्फॉर्मेशन आप उनसे मांगे थे, वो विदिन 1 मंथ आपको वो सारे ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे, ताकि जो भी सिस्टम में जो भी काम चल रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी बना रहे और गवर्नमेंट एक्शंस जो हैं उन सबको आप इजीली मॉनिटर कर पाओ। देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 3 मार्क्स का एक और क्वेश्चन जो यहाँ पे आया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट से आप क्या समझते हो। तो ये भी और करके ये क्वेश्चन उसमें पूछा था। डिसआर्मामेंट का मतलब होता है बैन ऑन द प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ एटॉमिक वेपन्स ऑन लार्ज स्केल। यानी कि एटॉमिक वेपन्स आप लार्ज स्केल में नहीं बना सकते और ना ही उसको यूज़ कर सकते हो, इसको बोलते हैं डिसआर्मामेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने किसी भी कंट्री से वेपन्स को या तो रिड्यूस कर रहे हो या एलिमिनेट कर रहे हो, स्पेशली मिलिट्री आर्म्स को, ताकि कंट्री में पीस
और सिक्योरिटी बने रहे। इसका एम होता है कि वॉर को प्रिवेंट किया जा सके और टेंशन्स जो प्रिपेयर एक दूसरे के बीच में बिल्ड होने लगते हैं ना, अगर कोई कंट्री एटॉमिक वेपन्स को लार्जली प्रोड्यूस कर रहा है तो दूसरे कंट्री को कहीं ना कहीं टेंशन होने लगता है। तो ये सारे टेंशन्स को रिड्यूस करेगा और साथ ही में कोऑपरेशन जो है नेशंस के बीच में उसको वो एनकरेज करता है। और ये पार्शियल भी हो सकता है या कंप्लीट भी हो सकता है, फोकसिंग ऑन द स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेपन्स लाइक न्यूक्लियर आर्म्स। तो ये हो गया डिसआर्मामेंट। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हु इज़ क्रेडिटेड फॉर द विक्ट्री ऑफ नियामगिरी सत्याग्रह। ये मिस टाइप हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो किसको क्रेडिट दिया गया है फॉर द विक्ट्री ऑफ नियामगिरी सत्याग्रह। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नियामगिरी सत्याग्रह को आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आते रहते हैं। तो नियामगिरी सत्याग्रह का जो विक्ट्री है उसका क्रेडिट दिया जाता है वहाँ के लोकल ट्राइब को, जिनको कि डोंगरिया कोंड ट्राइब बोलते हैं। ये जो है अपोज कर रहे थे बक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट को, जिसके लिए वो लोग स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लीड किए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, ताकि 2013 का मतलब ये सारा मूवमेंट था। तो ये हो गया इसका आंसर। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चंस आपको टोटल दिखेंगे 3 मार्क्स के, क्योंकि 2 क्वेश्चन आया था इस लेसन से। तो 2 क्वेश्चन हर 2 सेट में, उस हिसाब से 6 क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इवेंट ऑफ ड्राउट ऑन हुम डू द फार्मर्स एंड लेबर्स डिपेंड फॉर देयर लाइवलीहुड। यानी कि जब ड्राउट आता है ना, ड्राउट क्या होता है, सूखा पड़ जाना, पानी का बहुत ज़्यादा वहाँ पे कमी हो जाना। तो इस केस में फार्मर्स और लेबर्स जो होते हैं वो अपने लाइवलीहुड के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ड्राउट कंडीशंस में फार्मर्स और लेबर जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट में डिपेंडेंट रहते हैं, ताकि वो लोग उनको असिस्ट करें, रिलीफ फंड्स वगैरह उनके साइड से मिले या फिर फूड प्रोग्राम्स चलाए जाएँ। और दूसरे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, जिनको एनजीओज़ बोलते हैं ना, इनके ऊपर भी वो लोग डिपेंडेंट रहते हैं। तो या तो गवर्नमेंट हेल्प करेगी, और अगर गवर्नमेंट का हेल्प सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है या टाइम से नहीं पहुंच पा रहा है, तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि एनजीओज़ हेल्प करें, या फिर एनजीओज़ नहीं पहुंचे तो गवर्नमेंट आए, ऐसे करके दोनों के ऊपर ही वो लोग डिपेंडेंट रहते हैं। इसके अलावा वो लोन्स भी ले सकते हैं अपने रिलेटिव से या फिर लोकल मनी लेंडर से, ताकि सर्वाइव कर पाएँ। तो सर्वाइवर जो होता है डिफ़िकल्ट टाइम्स में, ऑब्वियसली उसके लिए तो फिर इंसान ये सारे स्टेप्स को यूज़ करेगा। देन, आर देयर वेजेस प्रॉब्लम इन योर एरिया, राइट। क्या आपके एरिया में वेजेस प्रॉब्लम है, मतलब कि लोगों का एम्प्लॉयमेंट का इशू है। इसका आंसर करना है 3 मार्क्स में। अब आपके एरिया की बात हो रही है, दैट मीन्स छत्तीसगढ़ का बात हो रहा है। तो येस, देयर आर वेजेस प्रॉब्लम इन आर एरिया मीन्स छत्तीसगढ़। तो बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो लो वेजेस फेस करते हैं, मतलब कि काम तो करते हैं लेकिन उनको पेमेंट जो है वो वहाँ पे कम मिलता है, जिसके वजह से, क्योंकि कॉस्ट तो कंटिन्यूसली राइज हो रहा है, तो उनके लिविंग कंडीशंस पे ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है कि आप बोल सकते हैं इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है लेकिन उनका जो वेजेस है वो नहीं बढ़ रहा है। एडिशनली एग्रीकल्चरल लेबर्स जो होते हैं उनको अनफेयर पेमेंट्स मिलता है, और उसके अलावा जो जॉब सिक्योरिटी है वो भी नहीं रहता है, मतलब आज जॉब है कल को शायद ना रहे। इन सब चीज़ों के वजह से फैमिलीज़ और कम्युनिटीज़ जो हैं वो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को फेस करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप्स कैन दोज इन्वॉल्व इन द पीस मूवमेंट टेक टू प्रिवेंट अनरेस्ट। तो ये क्वेश्चन आया था आपका 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स है तो 5 स्टेप्स जो है वो सफिशियंट है। तो दोज इन्वॉल्व इन पीस मूवमेंट कैन टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू प्रिवेंट अनरेस्ट। ये फॉलोइंग स्टेप्स वो ले सकते हैं। फर्स्ट है सीक परमिशन, यानी कि अप्रूवल मिल जाए उनको ऑर्गेनाइजेशन से और काउंसिल फॉर पीसफुल गैदरिंग से डिस्कशंस के लिए। देन उसके बाद है सिग्नेचर कैंपेन। तो जो भी सारे लोग हैं वो कैंपेन्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और सपोर्ट मिल सकता है इसकी वजह से वो लोग, मतलब पीस इनिशिएटिव्स के फॉर्म में वो लोग वहाँ पे काम कर सकते हैं। देन डेमोन्स्ट्रेशंस एंड स्ट्राइक्स। तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस कंडक्ट करा सकते हैं, साथ ही में स्ट्राइक कर सकते हैं अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे, क्योंकि जब लोग स्ट्राइक पे बैठते हैं तो थोड़े एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल का अट्रैक्शन उस तरफ आता है, और उसके वजह से लोगों को कभी कभी पता भी चलता है कि अच्छा ऐसा भी कुछ हुआ था। देन फोर्थ पॉइंट है फॉर्म ह्यूमन चेन्स। तो ह्यूमन चेन्स बनाए जा सकते हैं एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, जिसके वजह से भी पीस मूवमेंट जो है वो आप देखोगे कि ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। देन फिफ्थ पॉइंट हो जाता है सबमिट रिटन एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं अथॉरिटीज़ को, ताकि उनका जो वॉइस और उनका जो रिक्वेस्ट है उन सब से रिलेटेड वो लोग कंसर्न दिखाएं और कुछ एक्शन लें। देन यूटिलाइज मीडिया, 6 पॉइंट।
मैं आपको बोली ना कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट सफिशिएंट है। 6 पॉइंट्स मैं इसलिए लिखी हूँ ताकि आप इनमें से एनी 5 जो है वो याद कर लो। तो यूटिलाइज़ मीडिया, जैसे कि सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स एक्सेट्रा का यूज़ कर सकते हैं ताकि वो अपने पीस मैसेजेस को स्प्रेड कर सकें वाइडर ऑडियंस तक। अब इसी में एक क्वेश्चन आया था और करके, व्हाई डिसआर्मामेंट इज़ नीडेड। तो डिसआर्मामेंट वाला टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। डिसआर्मामेंट क्यों ज़रूरी है ये पूछ रहा है यहाँ पे। अच्छा स्टूडेंट्स, इस लेसन से ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को आपको स्किप करना है, बिल्कुल भी नहीं। चैप्टर 15 एंड 16 के प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। इनके अलावा 15 में मैं आपको एक टॉपिक दी ही, 16 में भी सिर्फ एक ही टॉपिक रहेगा, उसको आपको थोड़ा डिटेल में कर लेना है। बाकी ये जितने क्वेश्चंस हैं अभी पिछले 3 साल के ना, सिर्फ इनको ही आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। तो डिसआर्मामेंट क्यों रिक्वायर्ड है? ये रिक्वायर्ड है ग्लोबल पीस को प्रमोट करने के लिए और सिक्योरिटी प्रमोट करने के लिए। और कैसे? तो बाय रिड्यूसिंग वेपन्स, स्पेशली न्यूक्लियर आर्म्स जो होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स जो होते हैं उनका प्रोडक्शन और साथ ही में यूज़, उसको अगर कम कर दें तो ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी जो है वो प्रमोट हो जाता है। अब इसके अलावा ये कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स को प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से कंट्रीज़ के बीच में टेंशन्स कम होते हैं। डिसआर्मामेंट जो है वो साथ ही में नेशंस को अलाउ करता है कि वो अपने रिसोर्सेज को मिलिट्री में खर्च करने से बेटर है कि दूसरे इंपॉर्टेंट एरियाज़ पे खर्च करे, लाइक एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे और डेवलपमेंट में अपने कंट्री के। देन वेपन्स को रिड्यूस करने से एक्सीडेंट्स और मिसयूज़ का जो रिस्क है वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से सिविलियंस को प्रोटेक्शन भी मिलता है। साथ ही साथ में ये ट्रस्ट और कोऑपरेशन बिल्ड करता है नेशंस के बीच में, जिसके वजह से उनके जो रिलेशन है वो पीसफुल रहते हैं और डिस्प्यूट्स जो हैं वो कम होते हैं। ओवरऑल डिसआर्मामेंट जो है वो एसेंशियल है ताकि सेफ़र और ज़्यादा स्टेबल वर्ल्ड जो है वो सबके लिए ही बन पाए। तो ये आंसर सफिशिएंट रहेगा 5 मार्क्स के लिए। देन अब हम लोग 2022 के क्वेश्चंस देख लिए, 23 पे आते हैं। 23 में यहाँ पे पूछा है राइट 3 बेनिफिट्स ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के 3 बेनिफिट्स, ऑब्वियसली 3 मार्क्स। फर्स्ट बेनिफिट हो जाएगा प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो सिटीजन्स हैं और जो गवर्नमेंट है वो दोनों एक मतलब सिटीजन्स को गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स का एक्सेस मिल जाता है तो ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा। देन इंक्रीजेस अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो ऑफिशियल्स हैं वो बहुत ज़्यादा आंसरेबल होते हैं अबाउट देयर एक्शंस एंड डिसीजंस। थर्ड पॉइंट है रिड्यूसेस करप्शन। अब क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है ना, तो ट्रांसपेरेंसी का ही मतलब है कि करप्शन तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा। जो भी सारे गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो सारे एक्सपोज्ड रहते हैं, तो आरटीआई के हेल्प से उनका जो पावर है उससे मिसयूज़ से पीपल जो है वो खुद ही प्रिवेंट कर सकते हैं। देन इसी में और करके आया था क्वेश्चन, राइट द एम्स ऑफ पीस मूवमेंट। पीस मूवमेंट का एम क्या था? फर्स्ट हो गया प्रमोटिंग नॉन वायलेंस बाय एनकरेजिंग पीसफुल वेज टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स विदाउट वॉर। बिना वॉर के ही जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको ख़त्म किया जा सके, तो ऑब्वियसली नॉन वायलेंस को ये प्रमोट करेगा। देन डिसआर्मामेंट को एडवोकेट करना, यानी कि वेपन्स कम बनाए और उनका यूज़ भी कम हो, जिसकी वजह से वायलेंस फिर कम हो जाएगा। देन स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी एंड फेयर ट्रीटमेंट टू क्रिएट पीसफुल सोसाइटी। तो सोसाइटी पीसफुल रहे उसके लिए इक्वालिटी के लिए फ़ाइट करना। फ़ाइट मीन्स प्रमोट करना ना उस चीज़ को, और फेयर ट्रीटमेंट मिले हर किसी को। तो ये तो यहाँ से अभी तक समझ में आ रहा होगा आपको पैटर्न वाइज कि 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो इस लेसन से देखने के लिए मिल रहे हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 2024 में। 24 में भी फर्स्ट वही पूछा, फैसिलिटीज़, मतलब कैसे पंचायत से राइट टू इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके लोग जो है इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं, वो फैसिलिटी। तो 2022 में अभी जस्ट ये क्वेश्चन देखे थे, वही यहाँ पे रिपीट हुआ है 24 में भी। उसके बाद नेक्स्ट है, वाई वर द लोकल रेसिडेंट्स ऑफ नियामगिरी ओपोजिंग माइनिंग। जो लोकल लोग थे नियामगिरी के, वो माइनिंग को क्यों ओपोज कर रहे थे? तो जो लोकल रेसिडेंट्स थे वहाँ पे हम लोग अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखे कि वो अपने लैंड को, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, अपने इन्वायरमेंट को सेफ गार्ड करना चाहते थे, क्योंकि माइनिंग की वजह से उनका जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल था, जो वाटर रिसोर्सेज थे, बायोडाइवर्सिटी थे, वो सब कुछ थ्रेटन्ड हो रहे थे, मतलब कि सीरियस रिस्क पे थे, और उनका कल्चर और लाइवलीहुड सब सीरियस रिस्क पे था। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए वो लोग इस माइनिंग को अपोज कर रहे थे। अब ये माइनिंग क्या हो रहा था? बक्साइट ओर को निकालने के लिए हो रहा था ना। तो ये स्मॉल स्मॉल इन्फॉर्मेशंस हैं, इनको आप ध्यान में रखना। देन फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया इस लेसन से, सेम उसी ईयर में, एक 3 मार्क्स का और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 मार्क्स में पूछा था राइट द मेन फीचर्स ऑफ सोशल मूवमेंट, एनी 5 फीचर्स। तो मैं 6 पॉइंट्स लिखी हूँ, आप 5 इसमें से याद करना।
सोशल मूवमेंट के 5 फीचर्स में तो फर्स्ट हो गया क्या, सोशल मूवमेंट क्या है, एक तरह से एफर्ट है ताकि जो सोशल पॉलिटिकल और कल्चरल चेंजेस हैं लोगों के बीच में, उन सब चीज़ों का आप बोल सकें कि उसके थ्रू लोगों को पास लाया जा सके। देन सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, ये यूजुअली कॉमन गोल्स रहते हैं इसके, या फिर शेयर्ड इंटरेस्ट रहते हैं अमंग द पार्टिसिपेंट्स। देन थर्ड पॉइंट, ये जो मूवमेंट है वो एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म्स एंड लॉज को पुश करता है कि उसमें कुछ रिफॉर्म्स किए जाएं। देन फोर्थ पॉइंट कि सोशल मूवमेंट जो होते हैं वो पीसफुल प्रोटेस्ट रैलीज और कैंपेन्स का यूज़ करते हैं अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और पब्लिक सपोर्ट गेन करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट में इनका एम होता है कि लॉन्ग टर्म चेंजेस ला सकें सोसाइटी में बाय इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी एंड पब्लिक ओपिनियन। सिक्स पॉइंट हो जाएगा, हर एक सोशल मूवमेंट जो होता है ना, उन सब में एक कोई ना कोई मतलब लीडर होते हैं और उनके एब्सेंस में ये जो मूवमेंट है वो कैरी आउट नहीं हो सकता। तो ये 5 मेन फीचर्स हो गए सोशल मूवमेंट के। देन फिफ्थ इसी में और करके क्वेश्चन पूछा था, व्हाई वाज डिसआर्मामेंट नीडेड, तो ये भी हम लोग जैसे देखे थे अभी 2022 वाले में, वही रिपीट हुआ है। तो ये इतने क्वेश्चंस हैं जो कि 15 और 16 से पूछे गए लेसन से आपके। अब 16 लेसन से एक टॉपिक जो नियामगिरी मूवमेंट है उसको आप अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना, मतलब वो मूवमेंट क्यों हुआ, उसका रीज़न, उसका कॉसेस, उसका कौन उसको लीड किया, ये सारा चीज़ को। तो फिर ये लेसन जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। अब नेक्स्ट वीडियो में जो कि 8th पार्ट होगा उसमें हम लोग चैप्टर 17 और चैप्टर 18 और हो सके तो 19 को भी डील करने का ट्राई करेंगे, जितना भी मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी मत हो। तो वो वाला वीडियो फ़िलहाल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विथ अस देन जॉइन द टेलीग्राम लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन।